सन 1977 नासा इंसानी इतिहास के अपने दो सबसे एम्बिशियस मिशंस को लॉन्च करता है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों जुड़वा स्पेसक्राफ्ट्स डिजाइन किए गए थे आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए और इसके बाद उन्हें आउटर स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना था। 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स आज भी धरती को अपना बहुमूल्य डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष के अंधेरे कोनों में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां इंसानों की बनाई गई कोई भी चीज आज तक नहीं पहुंच पाई है। वॉयेजर 1 अभी धरती से 14 अरब मील से भी ज्यादा दूरी पर है। वहीं इंटरस्टेलर स्पेस में ही ट्रेवल कर रहा वॉयेजर 2 इससे थोड़ा सा पीछे 12 अरब मील का फासला तय कर चुका है। हमारे लिए ये स्पेसक्राफ्ट्स इंसानी जिज्ञासा और इस ब्रह्मांड को जानने की, इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की हमारी सनक का प्रतीक बन चुका है। लेकिन आखिर ये मिशन कब तक इस असीमित ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करता रहेगा? जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका अंत आखिर क्या होगा? आखिर कैसे वॉयेजर्स का ये इनक्रेडिबल मिशन अपने अंत की ओर बढ़ेगा? वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के इस महानतम मिशन के पॉसिबल एंड सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मोस में आगे बढ़ते जाएंगे तो नासा को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? आखिर कहां तक है हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिट? जानेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वॉयेजर्स का करंट स्टेटस। इससे पहले कि हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के पॉसिबल और पोटेंशियल एंड सिनेरियोज की बात करें, हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की करंट पोजीशन को जानना होगा और 1977 में लॉन्च होने के बाद से आखिर ये मिशन कहां तक पहुंचा है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ओरिजिनली डिजाइन किए गए थे हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के एक ग्रैंड टूर के लिए, जो कि एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट के दौरान होने वाला था। ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसा था कि सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स इस तरह से अलाइन होने वाले थे कि एक ही मिशन से सबको एक एक करके फ्लाई बाय किया जा सकता था। और ये अलाइनमेंट इतना रेयर है कि ऐसा अलाइनमेंट 176 साल में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो इसी अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए 2 मिशंस डिजाइन किए गए थे। पहला वॉयेजर 1, जिसका प्राइमरी मिशन था जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करना और वहां से मिलने वाले वैल्यूएबल डेटा को धरती तक ट्रांसमिट करना। वहीं दूसरा मिशन था वॉयेजर 2, जिसकी जर्नी वॉयेजर 1 के मुकाबले कुछ लंबी होने वाली थी, क्योंकि ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी बड़े ग्रहों से होकर गुजरने वाला था और उनके मून्स को भी एक्सप्लोर करने वाला था। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स अपने काम में बेहतरीन थे और अपने अपने मिशंस को बखूबी पूरा भी किया। इतना ही नहीं, दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने वैज्ञानिकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया और हमें उन ग्रहों की लेटेस्ट इमेजेस, ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा और उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें भी हमें भेजी, जिससे हमारे ही सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेहतरीन होती गई। अपने प्राइमरी मिशन को कंप्लीट करने के बाद दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ने एक्सटेंडेड मिशन को शुरू किया और इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पड़े। सन 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गया। यानी इस स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले हेलियोपाउस को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख लिया था। हेलियोपाउस वो बाउंड्री है जिसके बाद सूर्य का इन्फ्लुएंस खत्म होता जाता है और उससे आगे इंटरस्टेलर मीडियम शुरू होता है। वहीं वॉयेजर 2 सन 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर जाता है। अभी की बात करें तो ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ऑपरेशनल हैं और लगातार हमें डेटा भेज रहे हैं। हालांकि कभी कभी हमें इनसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें इन स्पेसक्राफ्ट्स में ग्लिचेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके नासा इनसे कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स जितना हमसे दूर जाते जा रहे हैं, इनसे कम्युनिकेट करने में हमें उतना ज्यादा लंबा वक्त लग रहा है और ये लगातार चैलेंजिंग भी होता जा रहा है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से मिलने वाला सिग्नल भी बहुत वीक है, जो कि नासा के लिए अगला बड़ा चैलेंज बन जाता है। वॉयेजर से मिलने वाला सिग्नल हमारी डिजिटल वॉचेस को चलाने में लगने वाली एनर्जी से भी 20 अरब गुना कमजोर होता है। इतने चैलेंजेस के बाद भी नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क से इन सिग्नल्स को कैप्चर कर लेता है और कुछ इस तरह से
हम इंटरस्टेलर मीडियम और अपने सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों के बारे में साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर पाते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए दोनों ही स्पेसक्राफ्ट पर रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG लगे हुए हैं, जो कि डिके होते हुए प्लूटोनियम 238 से निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। समय के साथ RTG से जनरेट होने वाली आउटपुट पावर लगातार कम होती जा रही है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चलाए रख पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से नासा ने बड़े ही केयरफुली स्पेसक्राफ्ट की पावर कंजप्शन को मैनेज किया है। नासा ने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने के लिए गैर जरूरी सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टाइम टू टाइम बंद किया है, ताकि स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी को बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वॉयेजर आगे बढ़ता जाएगा, इसके पावर लेवल्स आखिरकार इतने कम हो जाएंगे कि वो अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चला नहीं पाएगा और अंत में हमारा संपर्क वॉयेजर से कम्युनिकेट न होने की वजह से टूट जाएगा। लेकिन सवाल है कि तब क्या होगा? क्या ये ऐतिहासिक मिशन इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगा? रनिंग आउट ऑफ पावर। वॉयेजर मिशन का सबसे स्वाभाविक अंत तो यही है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की पावर आखिरकार खत्म हो जाएगी। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स का पावर सोर्स है, वो स्टेडीली अपनी पावर लूज करता जा रहा है, क्योंकि प्लूटोनियम 238 के नेचुरल डिके की प्रोसेस को हम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि जब से ये RTG मैन्युफैक्चर हुए हैं, तभी से ये अपनी पावर लूज करते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब ये RTG स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तब वॉयेजर्स अपनी इस जर्नी में हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। नासा का अनुमान है कि वॉयेजर्स में लगे RTG फिलहाल इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं कि ऑन बोर्ड 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स को 2025 तक चलाया जा सकता है, और इसके बाद पावर लेवल्स स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले जाएंगे। और जब ये होगा, वॉयेजर्स हमारी धरती पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। न तो वॉयेजर्स हमें सिग्नल भेज पाएगा और न ही सिग्नल भेजने के लिए खुद को एकदम प्रिसाइजली धरती की तरफ खुद को अलाइन कर पाएगा, क्योंकि ये सारे काम वॉयेजर्स पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स ही करते हैं। ऐसा होने पर वॉयेजर पर लगे सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। लेकिन पावर लूज करने के बाद भी वॉयेजर इस वास्ट यूनिवर्स में अपनी जर्नी को ऐसे ही जारी रखेगा। वो एकदम शांत होकर इंसानों द्वारा भेजे गए एक बड़े ही महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने में जुट जाएगा, द गोल्डन रिकॉर्ड्स। जी हाँ, वॉयेजर पर मौजूद सबसे कीमती चीज। हम इंसानों ने दोनों ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पर एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड में धरती पर होने वाली तरह तरह की आवाजें, तस्वीरें, यहाँ के जीवन, कल्चर और दैनिक कामों की तस्वीरें भेजी हैं। इसके अलावा एलियंस के लिए कई संकेत और संदेश हैं, जिनसे वो हमारी धरती पर जीवन, धरती की लोकेशन और हमसे संपर्क करने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी अत्याधुनिक इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के हाथ लग जाता है, तो असल मायनों में ये मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक ये हमारे ग्रह, हम इंसानों और हमारी इंसानियत यानी कि मानव जाति को प्रदर्शित करता ब्रह्मांड की सैर करता रहेगा। ये चुपचाप हमारे संदेश को ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता रहेगा। हालांकि हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि संपर्क टूटने के बाद वॉयेजर्स के साथ क्या होगा। क्या ये स्पेसक्राफ्ट वाकई एलियंस तक हमारे संदेश को पहुंचा देगा, या फिर इसका अंजाम कुछ और होगा। इसके इर्द गिर्द एक गहरा रहस्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये तय है कि ये यात्रा आने वाले हजारों, लाखों और अरबों सालों तक भी चल सकती है। इंटरस्टेलर कोलिजन। एक और संभावित परिस्थिति ये हो सकती है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाएं। हालांकि ऐसा होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि स्पेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और इसके मुकाबले स्पेसक्राफ्ट्स काफी छोटे होते हैं। ऐसे में आमने सामने से किसी ऑब्जेक्ट से इनका टकरा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटरस्टेलर स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, लेकिन बहुत विरल जरूर है। यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इंटरस्टेलर स्पेस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक ही एटम मिल पाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की डेंसिटी से भी बहुत कम है। इसलिए यूनिवर्स के इतने वास्ट एक्सपेंस में
स्पेसक्राफ्ट के किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में अगर वॉयजर्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराए भी तो वो मोस्ट लाइकली एक छोटा सा ग्रेन या फिर इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल हो सकता है, और ऐसे छोटे पार्टिकल से टकराने पर हमारे स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नहीं होगा। पार्टिकल्स का स्मॉल साइज और स्मॉल रिलेटिव स्पीड हमारे वॉयजर्स को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी। इनफैक्ट देखा जाए तो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 हमारे सोलर सिस्टम से जाते हुए ऐसे अनेकों ही पार्टिकल्स से टकराए थे, लेकिन इनसे वॉयजर्स की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर वॉयजर्स किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं, जैसे कि किसी छोटे एस्टेरॉयड या कॉमेट से, तो परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। अभी वॉयजर्स अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, और इतनी रफ्तार पर अगर ये किसी छोटे कुछ सेंटीमीटर डायमीटर के ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं तो ये घटना कैटास्ट्रोफिक होगी। इस इम्पैक्ट से स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाएगा, इसके टुकड़े मलबे के रूप में अंतरिक्ष में हर तरफ बिखर जाएंगे, और ऐसा अंत हमारे लिए काफी इमोशनल होगा। हम जानते हैं कि इस तरह के कोलिजन में वॉयजर्स का कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम हैं। वॉयजर इस यूनिवर्स के उन हिस्सों में सैर कर रही हैं जो लगभग खाली हैं। वहां कोलिजन होने की संभावना 0 के बराबर है, और ऐसा अगर होगा भी तो वो लाखों साल बाद होगा, और तब तक शायद धरती पर वॉयजर्स इतिहास की किताबों के चैप्टर्स बन चुके होंगे। एंटरिंग अ सोलर सिस्टम। वॉयजर की इस जर्नी में हम एक और विचित्र सिनेरियो को जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि वॉयजर्स अपनी इस यात्रा के दौरान किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाएं, और यही उनके सफर का अंतिम पड़ाव हो। हालांकि इस पूरे सिनेरियो को हम हाइपोथेटिकल ही मानकर चल रहे हैं, और ऐसा होने में लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन ये वॉयजर्स की इस यात्रा में एक नया मोड़ साबित होगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी डिसाइडेड ट्रेजेक्ट्री पर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि वॉयजर 1 कॉन्स्टेलेशन ऑफाइकस की ओर चला जा रहा है, और वॉयजर 2 कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस की तरफ जा रहा है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट्स इसी रफ्तार से चलते जाएंगे तो आने वाले 40,000 सालों में वॉयजर 1 एक नॉन सितारे ग्लीज 445 के 1.6 लाइट ईयर के दायरे में पहुंच जाएगा। वहीं वॉयजर 2 इस अनंत ब्रह्मांड में सैर करते हुए करीब 2,96,000 साल बाद एक सितारे रॉस 248 के 4.3 लाइट ईयर के दायरे में होगा। हालांकि हमें ये डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये कुछ भी नहीं है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट उन तारों के बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं या फिर किसी स्टार सिस्टम के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, तो उस तारे की वजह से इनकी ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगी। हो सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट वहां मौजूद सेलेस्टियल बॉडी के बेहद करीब से गुजरें। ऐसे सिनेरियो में वॉयजर्स पहले मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम में एंटर करेंगे। भले ही हमारे वॉयजर्स किसी दूसरे स्टार सिस्टम को विजिट करेंगे, लेकिन उस समय तक पावर सोर्स न होने की वजह से ये पूरी तरह से इनएक्टिव बने रहेंगे। जब तक ये उस स्टार सिस्टम तक पहुंचेंगे, इनका पावर सोर्स बिल्कुल भी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा होगा। इसीलिए ना तो ये उन सेलेस्टियल बॉडीज तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएंगे और ना ही धरती तक। यानी अगर ऐसा होगा भी तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वॉयजर्स के साथ उनके आखिरी वक्त में क्या हुआ। अगर उस स्टार सिस्टम में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म मौजूद होगी तो वो जरूर वॉयजर्स को देख लेंगे, और वॉयजर जैसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को देखकर वो इसे कैप्चर करने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या होगा जब ये सिनेरियो सच होगा? डिस्कवरी बाय एलियन सिविलाइजेशन। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स का किसी एलियन सभ्यता के हाथ लग जाना हमारी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग सोच है। ये सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज में से एक है कि एक ना एक दिन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन द्वारा खोज लिया जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स वॉयजर 1 और वॉयजर 2 पर एक गोल्डन रिकॉर्ड है, जो कि हम धरती वासियों की तरफ से उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को भेजा गया एक संदेश है। गोल्डन रिकॉर्ड में ऐसी आवाजें और तस्वीरें हैं जो यहाँ यानी कि इस धरती के जीवन को दर्शाती हैं। 55 भाषाओं में उन एलियंस को ग्रीटिंग्स भेजे गए हैं। डिफरेंट कल्चर्स का म्यूजिक, लोगों और जानवरों की तस्वीरें, धरती के लैंडस्केप्स की तस्वीरें, वो भी गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट
जिमी कार्टर का एक संदेश भी है, जिसमें ये आशा की गई है कि ये मिशन मानव सभ्यता की एग्जिस्टेंस के किस्से इस ब्रह्मांड में हर जगह, हर कोने तक फैलाएगा और दूसरे मौजूद एलियंस को पता चले कि धरती पर भी कोई रहता है और हम इंसान इस यूनिवर्स में किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए बहुत उतावले हैं। हालांकि इस बात की संभावना न के बराबर है कि वॉयजर्स को कोई एलियन सिविलाइजेशन डिस्कवर कर पाए, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी हम सबको क्यूरियस कर देती है। अगर हम ये मान भी लें कि दोनों में से किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी एलियन सभ्यता ने खोज लिया है, लेकिन इस बात का हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। चैलेंज ये भी है कि उन एडवांस एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड्स में भेजे गए मैसेजेस को डिसाइफर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो एलियंस हमारे बारे में और हमारी पृथ्वी पर पल रहे जीवन के बारे में जान पाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो वॉयजर्स हमारी मानव सभ्यता को इस अनंत ब्रह्मांड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम कहें कि अगर वॉयजर्स को एलियंस कभी खोज ही न पाए, तो ऐसा होने के बावजूद भी वॉयजर्स हमारी मानवता के संदेश को लिए इस अनंत ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। एक्सप्लोरेशन की यही स्पिरिट हम इंसानों को बेहतरीन बनाती है। द गोल्डन रिकॉर्ड एक रिमाइंडर है कि कैसे हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने और इससे जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अकेले नहीं रहना चाहते इस अनंत ब्रह्मांड में। हम कोई साथी तलाश रहे हैं जो इस कॉस्मिक स्केल पर हमें अकेला महसूस न होने दे, और हमें आशा है कि एक न एक दिन हमारा ये प्रयास जरूर कामयाब होगा। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट इतिहास में दर्ज हो जाएंगे और तब तक ये मानव इतिहास में सबसे दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स बन जाएंगे। हमारे आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करते हुए ये इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं और उससे आगे का रास्ता अनंत है और इनकी मंजिल हमारे सपनों की तरह असीम है, हमारी कल्पनाओं की तरह अकल्पनीय है। लेकिन इस यात्रा से हम इंसानों ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे जैसे हमने वॉयजर के अंत के अलग अलग सिनेरियोज को देखा, हमने इन स्पेसक्राफ्ट्स की रिमार्केबल अचीवमेंट्स को भी याद किया जो ये स्पेसक्राफ्ट पीछे छोड़ते जा रहे हैं। चाहे ये पावर खत्म होने से मिशन खत्म हो जाए, या फिर किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से टकराने से, या फिर ये अरबों किलोमीटर दूर तक, अरबों सालों तक यूं ही इस असीम ब्रह्मांड में तैरते रहें। वॉयजर्स हम इंसानों को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। ये हमारी मानव सभ्यता की तस्वीर को कुछ यूं पोर्ट्रे करता है कि इंसानी सभ्यता की क्यूरियोसिटी, इंजेन्युइटी और अनजान रहस्यों की खोज करना हमें वाकई इंसान बनाता है। ये मिशन हम इंसानों की शक्तियों के बारे में है कि कैसे इस ब्रह्मांड की असीम दूरियां हमें इसे एक्सप्लोर करने से रोक नहीं सकती। हमें सितारों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पहले वॉयजर मिशन को जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 5 साल के मिशन पीरियड के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन वॉयजर्स ने वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर काम किया। इसने समय रहते अपने सभी मिशन पूरे किए और फिर इसे आगे के मिशन के लिए इस अनंत अंधकार से भरे इस ब्रह्मांड में एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर दोबारा भेज दिया गया। और आज वॉयजर 1 हमारी धरती से करीब 14 बिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद हैं और वॉयजर 2 भी ज्यादा पीछे नहीं है और ये लगातार इस अनंत अंधकार से भरे ब्रह्मांड में लगातार सफर कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि नासा ने इतने ज्यादा डिस्टेंस और हार्श स्पेस कंडीशंस के बावजूद भी इन स्पेसक्राफ्ट्स को इतने लंबे समय तक कैसे ऑपरेशनल बनाए रखा। इन्हें जिंदा रखने के लिए चतुराई, कुशलता, प्रतिभा और शायद थोड़ा लक भी जरूरी था। पावर को केयरफुली मैनेज करना, लगातार एक्यूरेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहना और टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करना। वॉयजर मिशन टीम ने इन स्पेसक्राफ्ट्स की हिस्टोरिक जर्नी को जारी रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स जो नासा ने इन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को 4 डेकेड से भी ज्यादा समय तक ऑपरेशनल रखने के लिए इस्तेमाल की हैं। इन डिस्टेंट एक्सप्लोरर्स को आखिर किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे मिशन टीम ने क्लेवर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए और इन स्पेसक्राफ्ट के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं जब ये इंटरस्टेलर में अपनी जर्नी को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। इस कहानी के
हर एक मोड पर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री छिपी हुई है। क्या ये वॉयजर्स हमें इस ब्रह्मांड के और ज्यादा दूर के रहस्य बताने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर कब तक नासा इन स्पेसक्राफ्ट्स को जिंदा रख पाएगा? वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की ये जर्नी न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक माइलस्टोन है, बल्कि ये मिशन हमें सिखाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनोवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। द पावर ऑफ आरटीजीज, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के इतने लंबे समय तक ऑपरेशनल रहने का एक की रीजन है उनका पावर सोर्स, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी आरटीजीज। हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उन्हें डीप स्पेस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में आरटीजीज को यूज किया गया है। आरटीजीज रेडियो मटेरियल के नेचुरल डिके से जनरेट होने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के केस में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लूटोनियम 238 है। आरटीजीज ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को लगातार और रिलायबल पावर सप्लाई प्रदान की है, जिसकी वजह से वॉयजर डीप स्पेस में लगातार ऑपरेशनल बना रहा। ये टेक्नोलॉजी विशेष रूप से उन मिशंस के लिए आइडियल है जहां सनलाइट कम होती है और या फिर होती ही नहीं, जैसे कि आउटर प्लैनेट्स और इंटरस्टेलर स्पेस में। प्लूटोनियम 238 का नेचुरल डिके प्रोसेस हीट जनरेट करता है, जिसे थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के माध्यम से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस बिना किसी मूविंग पार्ट्स के होती है, जिससे आरटीजीज बेहद रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। हालांकि समय के साथ प्लूटोनियम 238 का डिके होता है, जिससे पावर आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपने एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये इस मिशन के डिजाइन और इंजीनियरिंग की ड्यूरेबिलिटी का ही नतीजा है। आरटीजीज कैसे काम करते हैं? आरटीजीज एक तरह की न्यूक्लियर बैटरीज हैं जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप के डिके होने पर प्रोड्यूस होने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स पर हर एक के पास 3 आरटीजीज हैं, जिनमें प्लूटोनियम 238 ऑक्साइड रखा गया है। जब प्लूटोनियम डिके करता है तो हीट रिलीज होती है, जो कि थर्मोकपल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती रहती है। थर्मोकपल्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस होने पर वोल्टेज जनरेट करते हैं। 1977 में जब वॉयजर्स लॉन्च किए गए थे, तब उनके आरटीजीज लगभग 470 वॉट तक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्लूटोनियम टाइम के साथ डिके होता गया, हीट और कॉन्सिक्वेंटली आरटीजीज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई। आज आरटीजीज अपने शुरुआती पावर से 40% कम यानी कि अराउंड 250 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपनी पावर को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया है। मिशन टीम ने नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को उनका उपयोग खत्म होने के तुरंत बाद ही बंद कर दिया और इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत केयरफुली प्रायोरिटाइज किया गया है, ताकि वे लिमिटेड पावर के बावजूद भी साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते रहें। और यही वजह है कि वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आज भी इंटरस्टेलर स्पेस से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। आरटीजीज की इस लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी ने वॉयजर मिशन को एक अद्भुत उदाहरण बना दिया है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंजीनियरिंग के साथ हम डीप स्पेस में एक लंबे समय तक अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं। पावर मैनेजमेंट। डिक्रीजिंग पावर सप्लाई के साथ वॉयजर्स को ऑपरेशनल रखने के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट के पावर कंजप्शन को भी केयरफुली मैनेज किया। बीते सालों में मिशन टीम ने सिस्टमैटिकली नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को टर्न ऑफ किया है, ताकि पावर को कंजर्व किया जा सके। इस अप्रोच से क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और कुछ की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशनल बनाए रखना पॉसिबल हो पाया। उदाहरण के लिए वॉयजर टीम ने उन इंस्ट्रूमेंट्स के हीटर्स को टर्न ऑफ किया है जो अब यूज में नहीं है, और ऐसे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को भी, जैसे कि टेप रिकॉर्डर्स को, जो कि डेटा ट्रांसमिट करने से पहले स्टोर करते थे। इस केयरफुल पावर मैनेजमेंट ने वॉयजर्स को लगातार कम हो रहे एनर्जी रिजर्व्स के बावजूद भी मिशन कंटिन्यू करने दिया। हीट और थर्मल मैनेजमेंट। आरटीजीज के साथ एक और बड़ा चैलेंज है डिकेइंग प्लूटोनियम से जनरेट होने वाली हीट को मैनेज करना। बिल्कुल धरती की ही तरह
स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में भी एक्सेस हीट एक प्रॉब्लम बन सकती है। वॉयजर्स एक थर्मल कंट्रोल सिस्टम के साथ डिजाइन किए गए हैं जो हीट रिजेक्शन के लिए ल्यूवर्स और सिस्टम में हीट बनाए रखने के लिए इंसुलेशन का यूज करता है, और ये पूरा सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। ये पूरा थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को उनके ऑपरेशनल टेम्परेचर की रेंज में रखता है। जैसे जैसे समय के साथ आरटीजीज का पावर आउटपुट कम हो रहा है, उनसे जनरेट होने वाली हीट भी डिक्रीज होती जा रही है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को भी गर्म रखना मुश्किल होता जा रहा है। वॉयजर टीम को स्पेसक्राफ्ट के पावर और थर्मल मैनेजमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स कहीं एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर की वजह से कहीं फेल न हो जाएं। इसके अलावा वॉयजर टीम ने स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को एडजस्ट करने जैसे इनोवेटिव तरीकों का भी यूज किया है ताकि इंस्ट्रूमेंट को सूरज की हीट से भी थोड़ा गर्म रखा जा सके। ये सब एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है जहां हर एक डिसीजन स्पेसक्राफ्ट के सर्वाइवल और साइंटिफिक आउटपुट को प्रभावित करता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी को आज तक भी जारी रखा है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम बिलियंस ऑफ माइल्स अवे। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना सिर्फ पावर मैनेज करने से पॉसिबल नहीं हुआ, बल्कि उनके सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर की हेल्थ को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। पिछले सालों में वॉयजर मिशन टीम ने कई प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट किया। वॉयजर्स को कई क्रिटिकल सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी भेजे गए और बहुत से क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी डिवाइस किए गए, वो भी बिलियंस ऑफ माइल्स की दूरी से। सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वॉयजर मिशंस की सबसे रिमार्केबल बात यह है कि इन स्पेसक्राफ्ट्स ने इतने वास्ट डिस्टेंसेस के बावजूद भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिसीव किए हैं। शुरुआत में स्पेसक्राफ्ट्स के पास सिर्फ 69 किलोबाइट्स का ही मेमोरी था, जो आज के स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफी कम है। इस लिमिटेड मेमोरी का मैक्सिमाइज यूज करने के लिए वॉयजर टीम ने सॉफ्टवेयर्स को हाईली एफिशिएंट डिजाइन किया। मिशन गोल्स के लगातार इवॉल्व होने के बाद टीम को कई सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने पड़े ताकि नए टास्क परफॉर्म किए जा सकें या फिर बग्स को फिक्स किया जा सके। ये अपडेट्स अर्थ से रेडियो सिग्नल्स के जरिए भेजे गए, जिन्हें स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने में करीब 20 घंटे लगते हैं। उदाहरण के लिए जब सन 1990 में वॉयजर 1 को फेमस पेल ब्लू डॉट इमेज लेने का टास्क दिया गया, तब मिशन टीम को स्पेसक्राफ्ट को स्पेशली रीप्रोग्राम करना पड़ा ताकि वो कैमरा अर्थ की तरफ पॉइंट कर सके। डायग्नोजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिमोटली। जब वॉयजर्स अर्थ से दूर चले गए तो कम्युनिकेशन डिले भी लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग मुश्किल होती चली गई। टीम को स्पेसक्राफ्ट से रिसीव हुए डेटा के आधार पर ही प्रॉब्लम्स डायग्नोज करने के लिए कमांड्स भेजने होते हैं, जिनका रिजल्ट देखने में उन्हें कई घंटे या दिन भी लग जाते हैं। एक घटना सन 2010 की है जब वॉयजर 2 ने कंफ्यूज करने वाला डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। एनालिसिस के बाद मिशन टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि कंप्यूटर मेमोरी का एक बिट 0 से 1 में फ्लिप हो गया था, जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। कमांड्स की एक सीरीज भेजकर सिस्टम को दोबारा से रीसेट किया गया और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशन पर वापस आ गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, स्पेशली तब जब ये स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 9 बिलियन माइल्स की दूरी पर था। डीलिंग विद एजिंग हार्डवेयर। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट अब 45 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनके सिस्टम एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन से काफी आगे जा चुके हैं। थ्रस्टर्स, जायरोस्कोप्स और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स में साफ साफ एजिंग के साइंस दिख रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन मिशन टीम को क्रिएटिवली ढूंढना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स, जो कि ओरिएंटेशन को एडजस्ट करते हैं, वो 4 दशकों से काम कर रहे हैं। थ्रस्टर्स के इनएफिशिएंट होने की वजह से ज्यादा पावर चाहिए होती है, जो मैन्यूवर परफॉर्म करने के लिए अक्सर यूज होते हैं। पावर कंजर्व करने के लिए मिशन टीम ने स्पेसक्राफ्ट को रीप्रोग्राम किया ताकि थ्रस्टर्स कम फ्रीक्वेंटली यूज हों और रिएक्शन व्हील्स पर ज्यादा रिलाई किया जाए। एक और जगह पर जब मिशन टीम ने यह डिस्कवर किया कि वॉयजर 1 का प्राइमरी कम्युनिकेशन एंटीना स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन के चेंजेस की वजह से ऑफ टारगेट होने लगा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिशन टीम ने थ्रस्टर्स और रिएक्शन व्हील के कॉम्बिनेशन से एंटीना पॉइंटिंग को करेक्ट रखने के लिए एक नई स्ट्रेटजी को डेवलप किया। इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग।
वॉयेजर मिशन टीम को स्पेसक्राफ्ट के एजिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव बनना पड़ा। कुछ केसेस में तो टीम ने बिल्कुल ही नई टेक्निक्स को डेवलप किया ताकि हार्डवेयर फेलियर या लिमिटेशंस को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए जब वॉयेजर 2 के जायरोस्कोप्स में वियर के साइन दिखने लगे तो टीम ने स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन को डिटरमिन करने का एक नया मेथड डेवलप किया। उन्होंने स्टार ट्रैकर के डेटा को रिपर्पस किया जो ओरिजिनली तो एक अलग ही पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था ताकि एंटीना अर्थ की तरफ पॉइंट करता रहे और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। सन 2019 में जब वॉयेजर 2 के पावर लेवल्स अचानक ही ड्रॉप होने लगे जिसकी वजह से इसके कई इंस्ट्रूमेंट्स शटडाउन हो गए थे, मिशन टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि अचानक वोल्टेज ड्रॉप की वजह से स्पेसक्राफ्ट ने एक पावर प्रोटेक्शन मोड ट्रिगर किया था। इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए टीम ने स्पेसक्राफ्ट को रीप्रोग्राम किया ताकि क्रिटिकल सिस्टम्स को प्रायोरिटी दी जा सके और इंस्ट्रूमेंट्स हर हालात में ऑपरेशनल बने रहें, चाहे पावर लेवल्स कितने भी फ्लक्चुएट करते रहें। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन चैलेंजेस वॉयेजर मिशन टीम के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है वॉयेजर से होने वाली कम्युनिकेशन को लगातार मेंटेन रखना, स्पेशली इतने वास्ट डिस्टेंसेस पर। जैसे जैसे वॉयेजर्स अर्थ से दूर जा रहे हैं, सिग्नल्स के ट्रेवल टाइम भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी लगातार वीक हो रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। डीप स्पेस नेटवर्क वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नासा प्राइमरीली अपने डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि DSN का यूज करता है, जो कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड लार्ज रेडियो एंटीनास का एक ग्लोबल सिस्टम है। DSN वॉयेजर सिस्टम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो अर्थ और इन डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे वॉयेजर्स अर्थ से दूर होते गए, DSN ने अपने इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड किया ताकि कम्युनिकेशन को हर समय मेंटेन किया जा सके। उदाहरण के लिए सन 2012 में नासा ने DSN के एंटीनास को नए रिसीवर्स के साथ अपग्रेड किया जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के फेंट सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करने में काबिल थे। DSN के एंटीनास पावरफुल एम्पलीफायर से भी लैस किए गए हैं जो एयरक्राफ्ट तक भेजे गए सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि कमांड्स बिलियंस ऑफ माइल्स की दूरी के बावजूद भी उनकी प्रिसाइज लोकेशन तक पहुंच सकें। सिग्नल डिले और डेटा ट्रांसमिशन वॉयेजर्स के साथ कम्युनिकेट करने का एक यूनिक चैलेंज है और वो है सिग्नल के आदान प्रदान में लगने वाला एक लंबा समय, सिग्निफिकेंट टाइम डिले। फिलहाल अर्थ से वॉयेजर 1 तक सिग्नल ट्रैवल करने में लगभग 21 घंटे लगते हैं और रिस्पांस वापस आने में और 21 घंटे। ये राउंड ट्रिप डिले लगभग 2 दिनों का होता है जो रियल टाइम कम्युनिकेशन को इम्पॉसिबल ही बना देता है और इसी वजह से मिशन टीम को अपनी कमांड्स को केयरफुली प्लान और सीक्वेंस करना पड़ता है। डेटा ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉयेजर्स एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे डेटा रेट रिडक्शन कहा जाता है। इस टेक्निक में साइंटिफिक डेटा को कंप्रेस करके ट्रांसमिट किया जाता है जिससे स्पेसक्राफ्ट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा डेटा भेज सकते हैं। DSN फिर अर्थ पर इस डेटा को डीकम्प्रेस और प्रोसेस करता है, ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लॉस्ट न हो जाए। एंटीना पॉइंटिंग और ट्रैकिंग वॉयेजर्स के साथ एक स्टेबल कम्युनिकेशन लिंक मेंटेन करने के लिए प्रिसाइज एंटीना पॉइंटिंग और ट्रैकिंग जरूरी है। जैसे कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां से आ रहे सिग्नल्स को लगातार रिसीव करते रहने के लिए हमें अपने एंटीनास की ओरिएंटेशन को भी लगातार चेंज करते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से DSN को कॉन्स्टेंटली अपने एंटीनास की पोजीशन भी एडजस्ट करनी पड़ती है ताकि स्पेसक्राफ्ट पर फोकस बना रहे। वॉयेजर मिशन टीम ने इसके लिए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स डेवलप किए हैं जो स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी और ओरिएंटेशन को एकदम प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करती हैं। ये एल्गोरिदम्स प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और स्पेसक्राफ्ट के अपने मूवमेंट को कंसीडर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि एंटीनास अपने टारगेट पर एक्यूरेटली लॉक्ड रहें। सन 2020 में DSN ने अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए एक मेजर अपग्रेड किया, जिसमें नासा ने स्पेन के मैड्रिड में एक नया 34 मीटर एंटीना ऐड किया। इस अपग्रेड ने DSN की कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस कर दिया ताकि वो डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट्स जैसे कि वॉयेजर्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकें
और ये इंश्योर किया जा सके कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक अर्थ के कांटेक्ट में ही रहें। फ्यूचर ऑफ वॉयेजर मिशंस। अब आगे जैसे जैसे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स अपनी जर्नी इंटरस्टेलर स्पेस में कंटिन्यू करते जाएंगे, इवेंचुअली एक दिन उनका पावर लेवल मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे गिरता चला जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने या अर्थ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है। नासा का एस्टिमेट है कि 2025 के बाद आरटीजीज में इतना पावर नहीं बचेगा कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स ऑपरेशनल रह सकें, और जब ये होगा वॉयेजर्स शांत हो जाएंगे और उनका हिस्टोरिक मिशन जो हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहा था वो अपने एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन पावर खत्म होने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट्स इस अनंत अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहेंगे अपने गोल्डन रिकॉर्ड्स के साथ, जो हमारी मानव सभ्यता की तरफ से भविष्य के उन एलियंस को एक संदेश है, हमारी एग्जिस्टेंस की गवाही है उन इंटेलिजेंट एलियंस के लिए जो शायद कभी इन स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच पाएंगी। वॉयेजर्स की जर्नी इंटरस्टेलर स्पेस में ह्यूमैनिटी के पहले कदम को दर्शाती है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं से बाहर है। उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया है, आउटर प्लैनेट्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और हीलियोस्फीयर की कई मिस्ट्रीज को रिवील किया है। इस मिशन ने काइपर बेल्ट और इंटरस्टेलर मीडियम का वैल्यूएबल डेटा भी हमें प्रोवाइड किया। इनकी लेगेसी हमारे फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरर्स को लगातार इंस्पायर करती रहेगी। कंक्लूजन। फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ देखते हुए वॉयेजर्स हमें ये याद दिलाती हैं कि जब हम अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटीज की बाउंड्रीज को पुश करती हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनकी रिमार्केबल जर्नी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती है, और इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइलेंट होने के बाद भी वॉयेजर्स इस कॉस्मोस में अपना सफर जारी रखेंगे, हमारा मैसेज तारों तक ले जाते हुए। अनंत ब्रह्मांड को मानवता द्वारा भेजा गया संदेशवाहक वॉयेजर आज अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अपने घर धरती से करीब 23.5 बिलियन किलोमीटर दूर जा पहुंचा ये अंतरिक्ष यान अब खत्म होती बैटरी के चलते डेड होने जा रहा है। इसके भीतर लगी न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज भी अब जवाब दे चुकी हैं, जिस कारण से इसका धरती से संपर्क कायम रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। नासा वैज्ञानिकों के एस्टिमेशंस के हिसाब से ये मैक्स टू मैक्स 2035 तक लास्ट करेगा, मगर ये टाइम स्पैम तब और भी छोटा हो जाएगा जब इसके साइंटिफिक डेटा कलेक्शन ऑपरेशंस जारी रहेंगे। यही कारण है कि रिसेंटली नासा ने इसके डेटा ब्रिंग बैक को भी शट डाउन कर दिया है और अब ये ऑलमोस्ट स्टैंड बाय मोड पर चले गए हैं। इनसे नासा का एक्टिव कनेक्शन भी गिव अप कर दिया गया है। फिलहाल इन्हें डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू पैसिव कनेक्शन स्टेट में रखा गया है, जिससे रूटीन में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अभी हाल ही में वॉयेजर प्रोब से कनेक्शन री एस्टेब्लिश किए गए थे, तो उनसे मिले मिस्टीरियस सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया था। हालांकि वो एक अलग विषय है, जिस पर और भी गहराई से जानकारी पाने के लिए आप आई बटन में आ रही इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, पिछले 45 सालों में अरबों मील का सफर तय कर चुके ये स्पेसक्राफ्ट अब थक चुके हैं। हर दिन के साथ ढलती ऊर्जा के चलते ये दम तोड़ने की कगार पर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मिशन वॉयेजर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ये तो हम सभी बहुत पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तो ये पल आना ही था, मगर वो कहते हैं ना कि अंत का ख्याल ही खौफ ला देता है। ठीक ऐसे ही एक अंत की ओर हमारे ये योद्धा बढ़ रहे हैं, मगर ऐसा अंत जो बेहद तन्हा और अंधेरे में डूबा हुआ होगा। मगर इस अंत के बाद भी ये सफर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता ही जाएगा, और ये कारवां तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि इनके रास्ते में कोई विध्वंसक एस्टेरॉयड न आ जाए। खैर, अंत ब्रह्मांड को मानवता का ये संदेशवाहक कितना दूर जा पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, और शायद वक्त बीत जाने के बाद भी हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे स्पेस प्रोब्स फिलहाल किस हालत में है, यानी कि कुल मिलाकर ये एक गुमनामी की मौत मरेंगे। मगर वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें मरकर भी अमर हो जाती हैं। ठीक इस केस में भी वॉयेजर्स की अचीवमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट्स भी इसे मरने नहीं देंगी। इसके द्वारा विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी में दिया गया योगदान इसे हमेशा के लिए अमर कर देगा। और फिर वैसे भी इसमें मौजूद ये गोल्डन रिकॉर्ड इसे खत्म होने के बाद भी सदा के लिए जिंदा रखेगा। उन्हें कुछ इस ढंग से बनाया गया है कि बड़े बड़े विध्वंस के बाद भी वो शत विशत होकर भी इंसानों के संदेश को अपने में संजोए रखेंगे, ताकि अगर कई हजार या लाख साल बाद भी भूले बिछड़े ही सही
अगर किसी एलियन सभ्यता के हाथ ये स्पेसक्राफ्ट लगे तो उन्हें मानव जाति और पृथ्वी का ये संदेश जरूर मिले। हम न सही कम से कम वो हमारे बारे में तो जरूर जाने और साथ ही इस सवाल का जवाब भी पाएं कि इस असीम ब्रह्मांड में वो अकेले नहीं हैं जो जिंदा हैं, जो सोच सकते हैं और विज्ञान की बदौलत इस अनंत ब्रह्मांड में गोता लगा सकते हैं। वॉयेजर मिशन अपने आप में खास है, बल्कि बेहद खास, क्योंकि ये किसी आम साइंटिफिक मिशन से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर इंसानों के इमोशन से जुड़ा है। इन मिशंस ने न केवल हमें हमारे सौरमंडल से मिलवाया, बल्कि उसमें छुपे कुछ गूढ़ रहस्यों से भी परिचित करवाया। ये स्पेसक्राफ्ट इसलिए भी नन ऑफ द काइंड हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार इतने लंबे सफर को तय किया और आज भी करते जा रहे हैं। फिलहाल वॉयेजर 1 धरती से सबसे दूर मौजूद मैन मेड ऑब्जेक्ट है, फॉलोड बाय वॉयेजर 2 जो कि धरती से दूर मौजूद सेकंड फार्देस्ट ऑब्जेक्ट है। बीतते वक्त के साथ नासा ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में डिके हो रही पावर को सेव करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप है अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को शट डाउन करना। जहां लॉन्च के वक्त इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स में कुल 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशनल थे, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 5 और 4 ही रह गई है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स के बनने की कहानी भी कुछ कम मजेदार नहीं है। दरअसल ओरिजिनली नासा का वॉयेजर जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं था। मिड 60s में जब इंटरप्लैनेटरी फ्लाईबाय मिशंस पर डिस्कशन चल रहा था तो इनिशियली एक यूनिक मिशन MJS यानी कि मैरिनर जुपिटर सैटर्न 1977 को करने का प्लान किया गया। इस मिशन का गोल जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जाइंट्स को बारीकी से स्टडी करना था, मगर कहानी ने तब ट्विस्ट लिया जब नासा JPL में काम करने वाले एक एमेच्योर साइंटिस्ट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को खोज निकाला। दरअसल ये था सभी गैस जाइंट्स का एक यूनिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट, जिसके चलते सभी ग्रह एक ही रेखा में आने वाले थे। ऐसे में अगर किसी तरह से इनमें से एक ग्रह पर भी स्पेसक्राफ्ट पहुंचा दिया तो दूसरे तक पहुंचने के लिए अधिक फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन प्लैनेट्स की क्रॉस ऑर्बिट से मिलने वाला स्लिंगशॉट फोर्स ही हमारे स्पेसक्राफ्ट को उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इस अवसर को देख नासा की महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अब नासा ने कुछ ग्रैंड करने का प्लान किया। दरअसल नासा के रडार पर 1 या 2 नहीं बल्कि 4 ही आउटर प्लैनेट्स थे। जाइगेंटिक जुपिटर से लेकर आईसी नेपच्यून तक हर गैस जाइंट को स्टडी करना इस बार नासा के एजेंडे में था। प्राइमरीली ये मिशन शुरुआती 12 सालों के लिए प्लान किया गया था, मगर साल 1989 में नेपच्यून को फ्लाईबाय करते ही इन्होंने एक नए अध्याय में प्रवेश किया, जहां ये रहस्यों की खोज से बढ़कर इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस कड़ी में पहला माइलस्टोन तब अचीव हुआ जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोपाउस को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा और साथ ही इसके कुछ साल बाद इसके जोड़ीदार वॉयेजर 2 ने भी यही मुकाम हासिल कर लिया। बात करें अगर इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की अगली मंजिल की या फिर अगली अचीवमेंट की, तो फिलहाल दोनों ही स्पेसक्राफ्ट डीप वाइड स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सिवाय अंधेरे और जमा देने वाली सर्दियों के अलावा कुछ भी नहीं है। इन स्पेसक्राफ्ट्स में लगे ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स के अलावा हर पल इन्हें एक फॉरवर्ड फोर्स बैक करता रहता है। असल में धरती से हुए पावर पैक्ड लॉन्च के बाद बाहरी अंतरिक्ष में इनकी गति बहुत तेज हो गई थी, जिसे और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद की जुपिटर द्वारा लगाए गए स्लिंगशॉट फोर्स ने, जिसके चलते आज तक भी ये तेज गति से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस एक कारक के अलावा और भी बहुत से बाहरी कारणों के चलते सालों पहले लॉन्च हुए ये स्पेसक्राफ्ट अपनी गति कायम करने में सक्षम है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें लगा RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पुराना होने के चलते इनएफिशिएंट हो गया है। न्यूक्लियर बैटरीज में मौजूद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नेचुरली डिके होने के चलते 4 वाट पर ईयर की दर से पावर ड्रॉप शो कर रहा है, जिसके चलते इवेंचुअली सन 2030 तक इसके आउट ऑफ पावर होने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आइए बात करते हैं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के फ्यूचर एनकाउंटर्स पर। अगर हम ये एज्यूम करें कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अगले आने वाले 3 लाख सालों तक अनअफेक्टेड और अनटच्ड रहते हैं, तो इनकी अगली मंजिल वाकई में इन्हें मिल जाएगी, जिसमें कि वॉयेजर 1 को महज 40,000 साल बाद ही इसकी मंजिल AC+79388 स्टार सिस्टम और वॉयेजर 2 को कई ज्यादा सालों बाद पूरे 2,98,000 साल बाद उसकी डेस्टिनेशन सेजिटेरियस A स्टार भी मिल जाएगी। और आशा है कि तब तक ये मुसीबतों और बाधाओं से सुरक्षित रहें और इंसानों का संदेश उन अनजान परग्रहियों तक पहुंचा दें। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या ये सेफली इन सितारों तक पहुंच भी पाएंगे या फिर इससे पहले ही इनका दी एंड हो जाएगा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।